इस्लामिक यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क है? मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपकी मोहब्बत की कहानी हम सुनना चाहेंगे। कौन सी वाली कहानी सुनना जो आप सुनाना चाहेंगे, जो आप काम करते हैं उसके बारे में ज़रा बताएं, उससे आप कितनी मोहब्बत करते हैं और क्या क्या काम करते जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं एक नए मिशन के साथ उठती हूँ, और जब मेरी दिन का ख़त्म होता है तो मेरे दिमाग में वही सारी सोच होती है। आप कह रहे हैं कि आप कुछ बूट कैम्प कराती है, कुछ क्या करते हैं, उसमें यूथ के लिए क्या है? मैं अपनी हर ट्रेनिंग, हर बूट कैम्प के शुरू में एक चीज़ सिखाती हूँ कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इश्क बर्बाद करते हैं या आबाद करते हैं? मेरा मानना यह है कि इश्क जो है वो बर्बाद भी करता है। अपनी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचती है या बात करती है, या कहती है कि जो होगा देखा जाएगा? क्यों, नेगेटिव भी दे तो भी और पॉजिटिव दे तो भी। अपने बर्थडे पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होश होती है? थोड़ा सा शाय फील करती हूँ। वो कौन है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हैं, यानी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं? ही इज़ द ओनली पर्सन बेस्ड इन सऊदीया। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है जब आप ये लफ्ज़ या सेंटेंस सुनती है, मर्द? मोहब्बत करने वाली। वेलकम टू तलाशी शेयरिंग केदी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, टाइम निकालने के लिए, और इतनी गर्मी में आप आए। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, थैंक यू पहले तो इनविटेशन का। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है ना वो मेरा कांटेक्ट रहा है, सेशंस दिए हैं, कहीं पे पढ़ाया भी है। मेरा ख्याल है इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है। स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है। ओके। तो एक जो टर्म होती है ना, लोग कहते हैं वो फलां बड़ा तेज़ है, वो बड़ा घाघ बंदा है, उसको सब कुछ पता है। तो मेरा ख्याल है तालीम और तरबियत के साथ ना एक स्ट्रीट स्मार्टनेस भी बड़ी चाहिए होती है। ठीक है। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, वो मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से सीखा है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से? क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारे काम करने के लिए और करवाने के लिए ना आपकी डिपेंडेंसीज़ हैं, और वो डिपेंडेंसीज लोगों के ऊपर है। अब लोगों से डील करने के लिए ना आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल। एंड समटाइम्स आपके अंदर वो एक फीलिंग, गट फीलिंग जिसको आप कहते हैं ना, वो होनी चाहिए कि जी इसके बाद अगली बात इस बंदे के जहन से क्या आने वाली है और क्या आने वाली है, और इस बंदे की ये नेचर है तो मैंने उसको डील कैसे करना है। तो टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ, इवन बस का जो कंडक्टर और ड्राइवर था, वहाँ तक से जो है ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई थिंक उसमें जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर रह के इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो नहीं मिलता, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। चलो ये भी अच्छी बात है। आपकी मोहब्बत की कहानी हम सुनना चाहेंगे। अच्छा। मुझे तो मोहब्बत रोज़ होती है। तो आप इनमें से कौन सी वाली कहानी सुनना जो आप सुनाना चाहेंगे? देखिए, मोहब्बत जो है ना वो एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है। ठीक है। जिसको नहीं होती, मेरा ख्याल है वो बड़ा ही बदकिस्मत इंसान है जिसको नहीं होती। ठीक है। अब डिपेंड करता है आपको मोहब्बत किससे होती है। ठीक है। और मेरा ये भी मानना है कि मोहब्बत जो है वो प्लानिंग करके नहीं होती। ठीक है। सोच विचार करके, कैलकुलेशन करके नहीं होती। ठीक है। मोहब्बत जो है वो बस एक नज़र में, झलक में, या एक आपको एक फीलिंग आती है और आपको ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मोहब्बत करना बड़ा ज़रूरी है हर इंसान के लिए। उससे पता लगता है कि आप एक चलते फिरते इंसान हैं, आपके अंदर जज्बात हैं, आप दिल रखते हैं, उस दिल का इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आपको नहीं होती तो मतलब अगर आप मोहब्बत नहीं होती तो उसका मतलब आप दिल लिए फिर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल शायद सही तरीके से नहीं कर रहे। आपको जो आप काम करते हैं उसके बारे में ज़रा बताएं, उससे आप कितनी मोहब्बत करते हैं और क्या क्या काम करते हैं? मैं आपको अगली बात यही बताने वाली थी कि मुझे समहाउ मोहब्बत अपने काम से हो गई, और शायद जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया था, मैंने बहुत जल्दी ले लिया था, 20 साल पूरे नहीं हुए थे और मैंने इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर दी थी। तो मुझे वहाँ से ना मुझे अपनी वर्क लाइफ बड़ी पसंद आई। तो पहले मुझे अपनी वर्क लाइफ पसंद आई, फिर मुझे अपने कुछ बॉसेस और उनके काम करने का तरीका पसंद आया, फिर मुझे आसपास के लोग पसंद आना शुरू हुए, और फिर मैं जिन लोगों के लिए काम करी थी, यानी कि वुमेन और यूथ और यूनिवर्सिटी के बच्चे, स्टार्टअप्स, इकोसिस्टम, मुझे फिर ऐसा वो पसंद आने शुरू हो गए। और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मुझे लगा कि ये जो मैं ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रही हूँ, मुझे तो इससे मोहब्बत हो गई है। ठीक है। तो वो पैशन था, वो अब तक का पैशन है। मेरा ख्याल है जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं एक नए मिशन के साथ उठती हूँ, और जब मेरी दिन का ख़त्म होता है तो मेरे दिमाग में वही सारी सोच होती है। मैं कहती हूँ ये आई थिंक यही मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे शुरू होने से पहले, आप कह रहे कि आप कुछ बूट कैम्प कराती है, कुछ क्या करते हैं, उसमें यूथ के लिए क्या है? यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ना उस तरह से गाइडेंस, करियर काउंसलिंग नहीं होती। बच्चे घर वालों को देख के इंस्पायर होके और अपना एक करियर पिक कर लेते हैं, और बाद में उनको पता लगता है जैसे उनके अंदर तो वो उस काम को करने वाली स्किल है ही नहीं। वकील, क्योंकि पूरा घर वकील है तो वो भी वकील बन गए, लेकिन निगोसिएशन स्किल्स तो है ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन बैकग्राउंड था, लेकिन बाद में पता लगा जी लोगों से मिलना जुलना और घुलना तो पसंद ही नहीं। ये नेचुरल ट्रेड्स होते हैं। तो
तो हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली यूथ है ना, वो बगैर सोचे समझे या अंडरस्टैंड किए कि मेरा अपना दिल क्या चाहता है या मेरा स्किल सेट क्या है, वो काम करने लग जाती है। तो काम करने लग तो मेरा जो मेरे काम का बेस्ट पार्ट है वो यही है कि मैं अपनी हर ट्रेनिंग, हर बूट कैम्प के शुरू में एक चीज़ सिखाती हूँ कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ओके। और अगर आपके अंदर माइंडसेट नहीं है तो आप वो स्किल या माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये कहानी फिर दूर तक जाती है, लोग अपने एक्सपीरियंस, शिकवे, शिकायतें, अपने नॉलेज, वो सब कुछ शेयर करते हैं। और मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी फील्ड है और मुझे बहुत अच्छा लगता है नए लोगों को जानना, लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखना। ठीक है। बस वो रोज़ बरोज़ नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं और मैं अपने काम को मज़ीद एंजॉय करती हूँ। ठीक है, हमारे शो का नाम है तलाश इश्क, थोड़ा इश्क की बात करते हैं। इश्क बर्बाद करते हैं या आबाद करते हैं? इश्क दोनों करता है, आपको आबाद भी करता है और बर्बाद भी करता है। ठीक है। मेरा मानना यह है कि इश्क जो है वो स्ट्रगल है। ठीक है। टू फाइंड समथिंग या फाइंड समवन। ठीक है। या आपको बस कोई चीज़ चाहिए, आपका दिल है और आप जब वो उसको पाने की जस्तजू में जो भी कुछ कर रहे होते हैं ना, वो इश्क होता है। लेकिन फिर इंसान की ही फितरत है कि जब इश्क मिल जाता है, जिसको वो सारी ज़िंदगी प्रॉब्लली लगा देता है उसके पीछे कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, जब वो मिल जाता है तो उससे दिल भर जाता है। ठीक है। लेकिन तब तक आपकी आदत जो होती हैं वो इतनी उस इश्क के अराउंड, उस तहरीक, उस जद्दोजहद के अराउंड इतनी ट्विस्ट हो चुकी होती हैं कि आप एज अ पर्सन बर्बाद हो चुके होते हैं। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इश्क नहीं मिलता वो आपको आबाद कर रहा होता है। जब तक इश्क नहीं मिलता वो आपको आबाद कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन जब आप उस इश्क की इंतहा पर पहुंच जाते हैं ना, जब वो आपको मिल जाता है, ठीक है, तो बस फिर अगर आपको कभी इश्क हो जाए तो आप क्या करें? मुझे इश्क है, मुझे इश्क अपने काम से है। अच्छा। मुझे इश्क अगेन मैं वो वाली बात कहूँ कि जिस तरह मैं भी एक स्ट्रगल पे निकली हुई हूँ ना, तो मैं भी उससे एक इश्क में हूँ। मुझे ना इश्क हकीकी हुआ ना इश्क मिजाजी हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अपने काम से वो एक इश्क डेवलप होता जा रहा है। अल्लाह करे मैं एक सही जो मेरे पास अपने लिए डिफ़ाइन की है मैं उसी पे ही चलती रहूँ। बिकॉज इश्क में आप बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, लेकिन अच्छा है कि आपके साथ जो लोग हैं, आपके दोस्त, वो आपको सिखाते रहें कि अब गलत हो रहा है, अब सही हो रहा है। ये बड़ा मैटर करता है। तो अभी तक तो ठीक लाइन पे जा रहा है। आगे देखें क्या हमारे नौजवानों को जो इश्क होता है, इसको जो कहते हैं मेरे इस इंसान के साथ इश्क हो गया, इस इंसान के साथ इश्क, इस इंसानों वाले इश्क तो ये तो चलता रहेगा। इस इंसानों वाले इश्क से निकाल के ये जो काम वाला इश्क है, इसमें नौजवानों को किस तरह लेकर आए? देखिए, आप किसी की कहने, हर इंसान की अपनी एक फितरत होती है। किसी को आप कह दें वो और वो कर ले, ये बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को गाइडेंस दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, थोड़ी बहुत हैंड होल्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को जोर नहीं लगा सकते कि तुमने यही करना है। तो मेरा ख्याल है एक हमारी एक आदत है, हमसे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी मैंने बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि वो ना इन्फ्लुएंसर्स को बड़ा फॉलो करते हैं। इन्फ्लुएंसर को? हाँ, इन्फ्लुएंसर यानी कि कोई एक शख्स जिसने अपने काम में बहुत महारत हासिल कर ली है, आपने उसको एज अ केस स्टडी दूसरों को बताना है कि अब आप इसको फॉलो करो तो आप भी ये बन सकते हो। ठीक है। जिस तरह अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि हमारे मुल्क में इस टाइम जो सारे लीडर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर्स थे, और ये जो हम मतलब एक लीडर जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, वो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, उन्होंने लोगों ने उनको उस मकाम तक पहुंचाया। तो मेरा ख्याल है ये जो इन्फ्लुएंसर्स का रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मुझे किसी को मोटिवेट करना है कि तुम अपने काम से इश्क करो, तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं एक ऐसे बंदे की एग्जाम्पल दूँ जिसने सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की और वो एक मकाम तक पहुँच गया कि दुनिया उसकी इज्जत करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ इस चीज़ से बड़ी इंप्रेस होती है। अच्छा, यूथ जो तो इंप्रेस होती है इन्फ्लुएंसर से, तो क्या हम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें। अदरवाइज 90% ऑफ द टाइम लोग एक फेक इम्प्रेशन के साथ चल रहे होते हैं। तो वो फेक इंप्रेशन भी शायद समहाउ चल जाता है, लेकिन ज़ाहिर है वो फेक होता है तो वो कुछ अरसे तक ही चलता है, फिर इसके बाद वो ड्रॉप हो जाना होता है। ठीक है। इन्फ्लुएंस अगर तो आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंज ला रहे हैं और अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊं, तो आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। जैसे अपने काम के साथ इश्क करती है, और आपने मेंशन किया कि मेरा इश्क ये है। इश्क में एक और चीज़ आती है, और आपने उसमें कहा कि यार इश्क में लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, ये सारी चीज़। जब आप गलती करते हैं, इसको कैसे सुधारते हैं? या जब आप गलती करते हैं, जब आपको गुस्सा आता है, या जो आप डिप्रेशन में जाते हैं, या आप कहते हैं कि बस इसको छोड़ देते हैं, इसको कैसे सस्टेन रखते हैं, या उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? इस सब में ना सबसे पहली बात बड़ी जो ज़रूरी है वो ये है कि पहले आप रियलाइज़ करेंगे आपने गलती की है।
मेरा ख्याल है हम में से बहुत सारे लोग तो इसी पॉइंट के ऊपर ही फेल हो जाते हैं। ठीक है। जब आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि आपने गलती कर ली है, तो उसको रियलाइजेशन के बाद 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि अगर गलती करने की वजह से कोई और हर्ट हुआ है तो जाके पहले तो आप उससे माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगें। अब हम में से बहुत सारे लोग इस काम में भी मार खा जाते हैं। हेजिटेशन है, नेचुरल ईगो आ जाती है, नहीं मैं नहीं जाता उसके पास, वो आएगा, मेरा कौन सा उससे काम पड़ना है, वास्ता गया वो। तो बहुत ज़्यादा ना अगेन इंसान का दिमाग है उसको बहुत सारे इफ एंड बट्स दिखाता है। और दूसरी जो इसके अंदर चीज़ आती है वो ये है कि वो ठीक है, मैंने रियलाइज़ भी कर लिया कि मेरी गलती है, लेकिन अब मैं इसको ठीक कैसे करूँ। अब मैंने गुस्सा किसी के ऊपर कर लिया, ठीक है, लेकिन वो गुस्सा मेरी नेचर में है, वो मैं उसको फिक्स ही नहीं कर सकती। ठीक है। तो क्या मतलब ये मेरे लिए क्वेश्चन है, क्या मैं इसको फिक्स कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती। तो अगर मैं फिक्स कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए, और अगर मैं नहीं कर सकती तो मैंने किसी से हेल्प लेनी है जो मुझे बताए कि तुम अपने गुस्से को इन प्रैक्टिसेस के थ्रू ट्रेनिंग लेनी है, या आप जो अब हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि हम ना उस ट्रेनिंग पे फोकस ही नहीं करते। या मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना है, या मुझे काउंसलर के पास जाना है, या मुझे ट्रेनर के पास जाना है जो मुझे सिखा दे। लेकिन हम ना अपने उस जोन में रहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तो हम उस बबल से बाहर ही नहीं निकलते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये 2-3 चीज़ें कर लेते हैं, एक तो नंबर 1 रियलाइज़ कर लें आप गलती में हैं, नंबर 2 दूसरे से जाके माफ़ी मांग लें कि जी मेरे से गलती हो गई है, और तीसरी चीज़ ये कि अपने आप को फिक्स कर लें, अपने आप को फिक्स करना, दुनिया के मसले हल हो जाते हैं। ठीक है। इसमें अगेन मैं आपके काम का जो है, क्योंकि आपके काम के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए करेंगे क्योंकि आप उससे इश्क करते हैं और आपने माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे हमारे नौजवान या जो भी, तो उस इस काम की तरफ आ जाए, अपने आप का कोई ब्रांड बना ले, कोई बिजनेस करे, जॉब भी अगर करे तो इस तरीके से करे कि वो अपना उस काम को अपना काम समझ के करे। तो आपने इसमें एक बात यूज़ कर दी कि यार अगर घर में सारी वकील है तो सारे लोग वकील बन जाते हैं, अगर घर में सारे लोग डॉक्टर है तो डॉक्टर बन जाते हैं। इस तरह अगर मैं डॉक्टर नहीं बनना और मेरा कोई और पैशन है, उस पैशन को कैसे तलाश करें? अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी अपनी पर्सनल स्टोरी भी आपको सुनाऊंगी। मेरे घर में हम माशाल्लाह काफ़ी सारे सिबलिंग्स हैं, और मेरे घर में सब जो है ना वो बड़े प्रॉपर करियर में इस्टेब्लिश्ड। 3 बहनें मेरी डॉक्टर हैं, बाकी ने PhD की हुई है, भाई मेरे जो है वो आर्म फोर्सेस के साथ मुंसलिक हैं। तो मैंने जब अपनी जॉब शुरू की ना, तो कुछ अर्से तक तो मेरे घर वालों को यही समझ नहीं आया कि इसकी जॉब क्या है, और मैं बड़ा एक्सप्लेन करती थी ये काफ़ी हद तक, जब मुझे लगा कि यार मैं अब मेरी एक्सप्लेनेशन से बाहर हो गई है, तो मैंने उनको बताना छोड़ दिया कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती। ठीक है। इवन 8 से 10 साल जॉब में रहने के बावजूद भी मेरी सब बहनें माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, और मेरी एक बहन ने अपनी कुलीग से मुझे इंट्रोड्यूस कराई, एक जगह इत्तेफाक हुआ मिलने का, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी सिस्टर है, इसने MBA किया हुआ है और ये मार्केटिंग का काम करती है। और मैंने 2 मिनट के लिए घर आके मैंने उनको कहा मैंने MBA कब किया है? अच्छा। मैं मार्केटिंग कब करती हूँ, मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रही हूँ। हाँ, वो मार्केटिंग में ही होता है ना सारा। इसी तरह मेरी एक बहन ने कहा कि इनकी नेगोशिएशन और स्पीकिंग स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, ये सेल्स में होती हैं। ये सेल्स में होती है। मैंने उनको कहा मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई चीज़ सेल नहीं की है, मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती हूँ। कहती हाँ, तो ये सेल करना नहीं होता। लेकिन मैंने इस चीज़ को अपने लिए एक बड़ी वैल्यू एडिशन समझा कि अच्छा ये मेरे बारे में ये समझती है, तो लेट्स जस्ट यूटिलाइज दिस ट्रेड। तो मैंने लोगों को बताना छोड़ दिया, यानी कि मैंने अपने सिबलिंग्स को एक्सप्लेन करना छोड़ दिया कि मैं क्या मतलब एग्जैक्टली मेरा काम क्या है। और मैं बड़ा तंग भी होती थी, मुझे काफ़ी मतलब स्ट्रगल रही। दो कि मेरे अम्मी अबू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मेरे अबू थोड़े तंग भी पड़ते थे मेरे से। जब मुझे ऑल ऑफ अ सडन, अब जैसे आप भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मुझे कहीं एकदम से कॉल आ गई कि भाई अब 2 दिन बाद वहाँ जाना है ट्रेनिंग पे, और ज़ाहिर है आपको समटाइम्स ओवरनाइट 2-2, 3-3, 4-4 दिन रहना है। और मैंने तो इलाके भी हैदराबाद, सखर, उधर स्कर्दू और गिलगित पता नहीं किधर किधर, कोयटा तक। तो अबू थोड़ा परेशान होते थे कि ये किस किस्म का तुम्हारा काम है, मुझे आज तक तुम्हारी काम की समझ नहीं आएगी। और वो तो बताना पड़ता है, मेरा ख्याल है ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ती है। आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर ऑफ योर प्रोफेशन दिखाना पड़ता है कि लोग आपके ऊपर बिलीव करें। ठीक है। मैं अगर एक अच्छी लॉयर हूँ और मेरी बोलने के तरीके से, बात करने के तरीके से, या मेरे काम की रूटीन से वो इम्प्रेशन नहीं आ रहा ना कि मैं लॉयर हूँ, तो कोई भी मुझ पे यकीन नहीं करेगा। और पहली बात ये है कि आपकी जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपके बिहाफ पे बोलते हैं, वो आपके एडवोकेट्स होते हैं। अगर वही आप पे कन्विंस नहीं है आपके काम से, तो फिर बाकी दुनिया आपके पे क्या मतलब रिलाई करेगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप अपने काम में ना कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट लाते रहें। जो आपका पैशन है आप उसको फॉलो करते रहें। आप लोगों को बताएं, अगर आपको लगता है आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है या रिजेक्शन फेस हो रही है, तो आपने घबराना नहीं है इस चीज़ से। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो फिर वही होता है, जैसे मेरे केस में भी ऐसे हुआ कि 8-10 साल बाद जब मैंने अपने घर वालों को अपने इवेंट्स पे, सेशंस पे बुलाना शुरू किया, तो उनको ऐसा ऐसा रियलाइज होना शुरू किया नहीं इसका काम बड़ा ज़बरदस्त है। और अब जब मैं सेल्फ एम्प्लॉयर बनी, तो अब वो सारे रश करते हैं कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है। ओके, मैं अब शायद उतना नहीं कमाती जितना मैं पहले कमाती थी,
लेकिन वो जो कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ मेकिंग योर ओन डिसीजन, फ्रीडम ऑफ पिकिंग अप योर ओन लाइफस्टाइल, और जो मेरी एक रोज़ाना की मेरे एक नई सिरे से एक नई मोटिवेशन होती है ज़िंदगी जीने की, तो वो इस चीज़ से बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं, बड़ा इंस्पायर होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें बड़ी मैटर, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। अगर अच्छा, इस इंडस्ट्री में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में यूथ होते हैं, जो हमारे वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं होते, उनके पास कोई मेंटोर्स नहीं होते, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास, मुझे लगता है कि आजकल का जो बच्चा है ना, उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि मेरे पास कुछ है नहीं। मेरा ख्याल है ये तो डिजिटल एज है, हर बच्चे के पास हाथ में एक स्मार्टफोन पड़ा हुआ है। इन्फ्लुएंसर हमें तो ग्लोबल और हमें वो कॉन्टेक्स्ट, रीजनल कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने में मुश्किल होती थी। मतलब स्टीव जॉब कौन है, पूरी उसकी स्टोरी पढ़ी, फिर हमें पता लगता था स्टीव जॉब है। लेकिन अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने अपनी इतनी ज़बरदस्त केस स्टडीज़ प्रोड्यूस कर ली हैं ओवर द ईयर्स। इतने लोग कमाल काम कर रहे हैं। स्मार्टफोन, आप यूट्यूब पे जाएँ, आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रोज़ाना आपको एक ऐसी स्टोरी मिलती है जो आपके लिए एक मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो मेरा ख्याल है आजकल के स्टूडेंट को इस बात की कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। हमें तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं थी, इनको तो अपॉर्चुनिटीज़ एट देयर ऑन पाम सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, कुछ नौजवानों को मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट इंडस्ट्री में काम कर चुका और कर भी रहा हूँ। ठीक है, कुछ नौजवान जो 1 साल 2 साल काम करके उसको कोई फाइनेंशियली प्लानिंग या कुछ फाइनेंशियली कुछ नज़र नहीं आते, या कुछ फैमिली सपोर्ट नज़र नहीं आते, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मुश्किलात नज़र आती है, लेकिन 1-2 साल के बाद वो क्विट करते हैं। कोई भी आइडिया उनका हो, कोई भी स्टार्टअप वो छोड़ देते, किसी जॉब में लग जाते। उनको सस्टेन कैसे रखा जाए, उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि कैसे सस्टेन रखें? नहीं, बट हमारे यहाँ सबसे बड़ा डायलेमा है यही कि हम ना, एक तो हम एंटरप्रेन्योरशिप, हम लोगों को पुश करते हैं कि आप ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद शुरू कर लें। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 2, पेरेंट्स ने इतनी फीसें भरी होती हैं बच्चे के तालीम पे, तरबियत पे, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा नौकरी लगेगा और मुझे 1-2 साल के अंदर वो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मिल जाएगा, और वो नहीं मिलता। ठीक है, आपको पता है स्टार्टअप भी आपने शुरू करना है, आपको 3-4 साल कहीं नहीं गए, आप अपनी जेब से पैसे लगा के उसमें भर रहे होते हैं। तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं वो जो फैमिली और इमोशनल प्रेशर होता है वो बर्दाश्त कर पाते हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारे यहाँ ना जो फैमिली स्ट्रक्चरिंग है ना, वो इस एज के अंदर स्टार्ट हो रही होती है। 24, 25, 26 साल का आदमी, लड़का जो होता है, और 21, 22, 23 साल की लड़की, जैसे ये इस एज को टच करते हैं फ़ौरन एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि नहीं, यू हैव टू गेट मैरिड। हाँ, शादी के बाद सारा कुछ कर लेना और देख लेना। मेरा ख्याल है जो एंटरप्रेन्योरशिप है या अपना काम शुरू करना है, वो लिटरली एक शादी के बराबर ही है। आप अपने काम से एक शादी कर रहे होते हैं, एक कमिटमेंट होती है, एक जिम्मेदारी होती है, आपने उसको लेके चलना होता है, उसके अंदर नई से नई चीज़ें पैदा करनी होती हैं। वो शायद उस टाइम के ऊपर ना बच्चा 2 जिम्मेदारियां लेने के, लड़का जो होता है या लड़की जो होती है, वो 2 जिम्मेदारियां लेने के मोड में नहीं होते। आप एक प्रेशर डाल सकते हैं उनके ऊपर, या करियर या फैमिली प्लानिंग। तो मेरा ख्याल है कि अगर पेरेंट्स, फैमिली या जो भी को-वर्कर्स हैं, अगर वो इन 3 चीज़ों को में थोड़ी बहुत भी अगर सपोर्ट दे दें, तो आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं बाय द एज ऑफ 28, 29 या 30। तो आप अगर 2 शादियां मैनेज कर सकते हैं तो आप 2 शादियां करें, लेकिन अगर आप 2 शादियां मैनेज नहीं कर सकते तो आपको बता दिया सिद्रा ने कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दिया। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सिद्रा, आप तैयार हैं? बिल्कुल। सिद्रा, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने और आपने शॉर्ट आंसर देने, 1 लाइन या ज़्यादा 2 लाइनों में। ओके। अपनी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचती है, ये बात करती है, या कहती है कि जो होगा देखा जाएगा? मुझे अपने फ्यूचर से डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बहुत डर लगता है। अगर मैं बहुत फियरलेस पर्सन हूँ, लेकिन अगर मुझे 2-3 चीज़ों से अगर डर लगता है ना, तो उसमें फियर ऑफ फ्यूचर एक चीज़ है जो मुझे बहुत डराती है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं जब 50 या 60 साल की होंगी तो मेरा मतलब मैं क्या होंगी, किस स्टेट में होंगी। देखिए, वो कुछ चीज़ें जो मुझे डराती हैं। मोहब्बत सिर्फ एक इंसान से होती है या डिफरेंट इंसान से? नहीं, मोहब्बत बहुत सारे लोगों से हो जाती है आपको। अच्छा, आप अपने बर्थडे पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से खुश होती हूँ? हाँ, सरप्राइजेस से। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपकी लाइफ में राइट नाउ? पेरेंट्स। कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश होती है, या कोई फीडबैक दे रहे तो आप खुश होती है? मैं थोड़ा सा शाय फील करती हूँ जब कोई तारीफ करे तो। जो कोई तारीफ करे, हाँ, जो कोई फीडबैक दे दे तो मैं उसको बड़ी पॉजिटिवली लेती हूँ। नेगेटिव भी दे तो भी और पॉजिटिव दे तो भी। लेकिन ये मैंने बहुत अरसे बाद आके सीखा है। जब इनिशियली मुझे फीडबैक मिला करता था, मैं बहुत हाइपर थी, मैं फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती थी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब मैं एब्जॉर्ब करती हूँ।
वो कौन है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हैं, यानी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं? मेरे एक दोस्त हैं, मेरा ख्याल है ही इज़ द ओनली पर्सन बेस्ड इन सऊदीया। हमारी मुलाकात बहुत कम होती है, मेरा ख्याल है पिछले 6-7 सालों में हमारी दोस्ती हुई है, बट आई थिंक ही इज़ द ओनली पर्सन हु नोज मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट मी। इवन मेरी फैमिली को भी शायद मेरी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। उनको पता है? हाँ, उनको पता। चलो, आप अपने टाइम कहाँ स्पेंड करती है एंजॉय करने के लिए? मैं कोशिश करती हूँ, अब इस स्टेज के ऊपर मैं कोशिश करती हूँ मेरा टाइम मेरे भांजे भांजियों के साथ गुजरे। तो व्हेन एवर आई एम फ्री, अब मुझे लगता है मुझे वेंट आउट करने की या रिलैक्स करने की ज़रूरत है, तो मैं किसी भी 1 या 2 को पकड़ती हूँ और मैं निकल जाती हूँ उनके साथ टाइम पास करने। ठीक है। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है जब आप ये लफ्ज़ या सेंटेंस सुनती है? मर्द, ज़िद्दी, औरत, मोहब्बत करने वाली, एजुकेशन, बहुत ज़रूरी है, खूबसूरत लड़का, नो, सुपर हीरो, मेरे अब्बू, इस्लामाबाद, हसीन, खूबसूरत, पुरसकून, टेक्नोलॉजी, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जवानी, फिर नहीं आएगी, सिदरा, सिदरतुल मुंतहा। अच्छा, मैंने 2 लफ्ज़ या 2 सेंटेंस बोलने, आपको जो दिल से करीब है आपने उसमें सिर्फ एक चूज़ करने, 2 चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? सही। रात को देर से सोना या सुबह जल्दी उठना? सुबह जल्दी उठना। ज़्यादा टाइम टेक्नोलॉजी को देना या ज़्यादा टाइम फैमिली को देना? फैमिली। हर खाने में मीठा खाना या सोने से पहले किसी से लाजमी बात करना? मेरा ख्याल है खाने में मीठा खाना। ठीक है। ब्रेकअप करना या झूठ बोलना? ब्रेकअप करना। क्या ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, पैसा या मोहब्बत? दोनों ज़रूरी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ? कॉलेज लाइफ। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। कॉल करना या चैट करना? मैं आई एम अ कॉल पर्सन। ठीक है। दोस्ती या बिजनेस करना? दोस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े शानदार जवाब दे दिए। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को पसंद आएंगे। आप अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को किसी इश्क के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, काम के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर एडवाइस देना चाहते हैं या कोई मैसेज शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी बताना चाहते हैं, प्लीज़ बता दें। सो मेरा मैसेज यही है कि चाहे काम है, चाहे कोई शख्स है, चाहे कोई चीज़ है, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से अगर आपको थोड़ी सी भी अफेक्शन होती है या मोहब्बत होती है या इश्क होता है, तो उसको परसू ज़रूर करें। ये कैलकुलेशंस ना करें कि इसमें मेरा वक्त ज़ाया हो जाएगा या मेरे पैसे लग जाएंगे या मैं ख्वार हो जाऊंगा या मेरा करियर लेट हो जाएगा या कुछ भी। मेरा ख्याल है जो ज़िंदगी का असल मकसद है ना, वो आपको मिलता ही तब है जब आप एक चीज़ के पीछे लगते हैं और उसको परसू करते हैं। मुझे सतपारा की स्टोरी ने बहुत इंस्पायर किया। मैंने बड़ी दुआ की थी कि वो किसी तरह मिल जाएं, अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो जाए, कुछ हो जाए। शायद मुझे अभी भी कहीं उम्मीद है कि वो पता नहीं वापस आ जाएंगे या नहीं, लेकिन मैं उनकी स्टोरी से इतना इन्फ्लुएंस हुई थी और मुझे लगा था कि बंदे का बस ये ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए कि आपने बस ठान ली किसी चीज़ के और अब आप उसकी जस्तजू में आप उसको पाने के लिए बस निकल गए। तो वो जो मोमेंट होता है वो आपको ज़िंदगी का असल मकसद सिखा देता है। आपने किसी चीज़ को पानी की टान ली या कुछ करने को टान लिया और आप उस चीज़ के लिए निकल गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग करते रहे, मोहब्बत करते रहे, मोहब्बत बांटते रहे। किसी को रिलेशनशिप में इशू हुआ, किसी की फैमिली में इशू है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिद्रा के साथ अगर किसी ने कांटेक्ट करना है तो सिद्रा के अपने पेज या अपने सोशल मीडिया पे सिद्रा पूरा नाम बता दें अपना। मेरा पूरा नाम है जी सिद्रा जलील और मैं ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसी नाम से अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो आप इनके साथ डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।